नमस्कार दोस्तों, एडुसाला में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत डिमांड किया आप लोगों ने, बहुत सारे कमेंट किए आपने सीएमई बिहार स्पेशल के लिए। तो आज हम हाजिर हैं सीएमई बिहार स्पेशल के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीएमई से बिहार का पूरा भूगोल कंप्लीट करेंगे, पूरा ए टू जेड जितना भी जो इसके पाठ्यक्रम में है, पूरा सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, विधिवत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, और आप ये देखेंगे कि 67वीं में बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बने हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही अच्छा है, और मेरे द्वारा प्रयास किया गया है इसको देने के लिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से एक सूचना है आप सबके लिए कि देखिए, कभी बहुत स्पीड में जब हम पढ़ाते हैं तो चूंकि आदत नहीं है, दिन भर जॉब करता हूं मैं, जॉब करके जब आता हूं तो एक आदत नहीं है, तो जिसकी वजह से टंग में भी स्लीप हो जाए। और जब कभी स्लीप हो जाती है, ऐसा होता नहीं है लेकिन जनरली कभी अगर मान लीजिए हो गई, तो वैसी स्थिति में आप इसको बहुत सीरियस मत लिया करिए, ये रिक्वेस्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये सीरीज आती नहीं अगर आप लोग कमेंट नहीं किए होते। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार का भूगोल। सबसे पहले हम लोग इसका भौगोलिक संरचना देख लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी बाउंड्री किससे किससे मिलती है। तो सबसे पहले नेपाल देख लीजिए। नेपाल के साथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, कुल 7 जिले बिहार के नेपाल से सीमा साझा करते हैं। और पश्चिम बंगाल देख लें तो पश्चिम बंगाल में 3 जिले, कौन कौन से? किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिले पश्चिम बंगाल को टच करते हैं। किशनगंज पे ध्यान रखिएगा, किशनगंज ऐसा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों को स्पर्श करता है। इसी तरीके से ये भी ध्यान रखिएगा, पश्चिमी चंपारण, ये इसको जो है आप माइंड करके रखिएगा। इसी तरीके क्वेश्चन वो टैकल कर रहा है अब। तो जब पश्चिमी चंपारण को देखेंगे तो ये नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा को साझा करेगा। उत्तर प्रदेश में देख लें तो उत्तर प्रदेश में पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, ये जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को साझा करते हैं। कुल 8 जिले। झारखंड देख लीजिए तो झारखंड में रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है। ये 8 जिले यहाँ पे भी हैं जो झारखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। तो यहाँ पे आप कटिहार ध्यान दीजिएगा, कटिहार पश्चिम बंगाल और झारखंड दोनों को स्पर्श कर रहा है। इसी तरीके से रोहतास को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पे सेम वही चीजें दी हुई हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले, झारखंड के 8 जिले और नेपाल को 7 जिले, पश्चिम बंगाल को 3 जिले स्पर्श कर रहे हैं। सबसे उत्तरी जिला जो है वो पश्चिमी चंपारण है, और सबसे दक्षिणी जिला बिहार का जो है वो गया है। गया। सबसे पश्चिमी जिला देखेंगे तो कैमूर है, और सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है। पटना इसकी राजधानी है जो कि 9 जिलों से घिरी हुई है। तो मैप में आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि पटना से कौन कौन से 9 जिले घेर रहे हैं या टच कर रहे हैं उसकी सीमा को। आगे देखते हैं। अब बिहार से कुछ महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य जिनसे प्रश्न सीधे सीधे बनने की संभावना होती है, उनको देख लेते हैं। अवस्थिति देखें तो बिहार जो है वो भारत का पूर्वी भाग है और कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। आकार देखें तो बिहार का आकार आयताकार है। विस्तार, इसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पर जो है अवस्थित है। इसका अक्षांशीय अंतर देखेंगे तो 3 डिग्री का इसका अक्षांशीय अंतर बनता है। देशांतरी विस्तार देखिए 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। फिर से सुनिए, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर पे इसका विस्तार है। 5 डिग्री का अंतर इसका देशांतरी विस्तार पे बनता है।
उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है उसकी वो 3-4-5 किलोमीटर है। कितनी? 3-4-5 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम लंबाई जो इसकी है वो 483 किलोमीटर है। 483 किलोमीटर। क्षेत्रफल देखें, क्षेत्रफल याद रखिएगा 94,163 किलोमीटर। 94,163 किलोमीटर इसका क्षेत्र है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। और पुनर्गठन के बाद जो है जो जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन हुआ है उसके बाद आकार के अनुसार बिहार का स्थान 12वां हो गया है, और केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने पे इसका स्थान 13वां हो जाता है। ठीक है। सीमावर्ती देश देख लीजिए, तो सीमावर्ती देश इसका नेपाल है, जिससे 729 किलोमीटर लंबाई जो है उत्तर दिशा में बिहार के साथ साझा करती है। कितनी? 729 किलोमीटर। सीमावर्ती राज्य देखें तो इसके कुल 3 राज्य हैं जो बिहार राज्य से मिलते हैं। पश्चिम बंगाल है पूरब में, और पश्चिम में है उत्तर प्रदेश, और दक्षिण में है झारखंड। पटना की स्थिति देखिएगा तो 85.5 डिग्री पे है। 85.5 डिग्री पे अवस्थित है। और समुद्र तल से औसत ऊंचाई इसकी देख लीजिए तो 173 फीट, जो कि 53 मीटर होता है। तो इसकी औसत ऊंचाई 173 फीट है। और समुद्र तल से दूरी देखिएगा तो 200 किलोमीटर समुद्र तल से इसकी दूरी है। औसत वर्षा जो है वो 1205 मिलीमीटर होती है। अवस्थिति देखिएगा तो भारत के पूर्वी भाग में है। सबसे लंबी नदी बिहार में गंगा नदी है, और सबसे गर्म जलकुंड जो है वो ब्रह्म जलकुंड है, जो कि राजगीर में अवस्थित है। सर्वाधिक विस्तृत मृदा देखिएगा तो बिहार में सर्वाधिक जलोढ़ मृदा मिलती है। जलोढ़ मृदा। भौगोलिक संरचना जब देखेंगे, इसका भूगर्भिक संरचना, तो यहाँ पे देखें पाएंगे कि प्री कैम्बियन काल से चतुर्थ कल्प तक की चट्टानों का यहाँ पे विस्तार है। और उत्तरी मैदान व तराई क्षेत्र का निर्माण मध्य जीव कल्प, मध्यवर्ती गंगा मैदान चतुर्थ कल्प, दक्षिणी पठार का भाग गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। और दक्षिणी पठार का निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित हुआ है। संरचनात्मक दृष्टि से बिहार का प्राचीनतम संरचना यही है। कौन सा? दक्षिणी पठार। अब उत्तरी भाग में विस्तृत नवीन जलोढ़ मैदान बिहार की नवीनतम संरचना है। तो प्राचीनतम संरचना दक्षिणी पठार हो गया, और नवीनतम संरचना जो है वो उत्तरी भाग में अवस्थित जो इसकी मैदानी भाग है वो है नवीनतम संरचना। भूगर्भिक संरचना के आधार पर बिहार में मुख्यतः 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो पहली तो धारवाड़ पाई जाती है, दूसरी विंध्यन पाई जाती है, तीसरी टर्शियरी, और चौथी क्वाटरनरी चट्टानें पाई जाती हैं। अगला है बिहार में विभिन्न चट्टानों का विभाजन। अब देखेंगे चट्टान, इसका निर्माण काल, क्षेत्र, प्रमुख खनिज कौन कौन से मिलते हैं और विशेषता। पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखते हैं, तो इसका निर्माण जो हुआ है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। और ये धारवाड़ चट्टानें किस किस क्षेत्र में है? तो ये मुंगेर में, इसको याद रखिएगा, पूछता है किस किस क्षेत्र में है, तो मुंगेर में है, जमुई में, नवादा, राजगीर, बोधगया, इन क्षेत्रों में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। और इन धारवाड़ चट्टानों में ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, फाइलाइट और क्वार्टजाइट खनिज प्राप्त होते हैं। इसकी विशेषता यह है कि यह जीवाश्म रहित है। यहां पे कोबाल्ट, मैग्नीज, अभ्रक और कैमो जो है क्रोमियम के निक्षेप मिलते हैं, और आर्थिक रूप से यह बहुत ही उपयोगी है। विंध्यन चट्टान देखें तो विंध्यन चट्टान का निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ है, और ये जो है इसका क्षेत्र जो है ये रोहतास व कैमूर तक विस्तृत है। ये भी जीवाश्म रहित है, और शेरशाह के मकबरे, सारनाथ स्तूप, दिल्ली के लाल किले तथा जामा मस्जिद का निर्माण इसी चट्टान से हुआ है। अगला देखेंगे निचला विंध्यन क्रम या सेमरी क्रम की चट्टानें। तो इसका विस्तार जो है वो रोहतास के सोन नदी के उत्तरी भाग में स्थित है, और इसकी विशेषता यह है कि यहां पे चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है यहां पे। अगला देखेंगे ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानें या कैमूर क्रम की चट्टानें। इसका विस्तार जो है वो रोहतास वो कैमूर दोनों में हुआ है। तो इसकी विशेषता है कि बलुआ पत्थर, पाइराइट यहां पे पाए जाते हैं। अगला है टर्सरी चट्टानें। तो टर्सरी चट्टानें ये मायोसिन से प्लिस्टोसिन काल में इनका निर्माण हुआ है, और इनका जो क्षेत्र है वो उत्तरी चंपारण है। इसमें कांग्लोमेरेट, बालू पत्थर और चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि सोमेश्वर की पहाड़ी इसका भाग है, और टेथिस सागर के अवसादों का यहाँ पे निक्षेपण हुआ है, और खनिज तेल के यहाँ पे भंडार मिलते हैं। अगला है क्वाटरनरी चट्टानें।
क्वाटरनरी चट्टानें देख लीजिए, ये प्लेस्टोसीन से लेके होलोसीन युग तक बनी है और इसका विस्तार जो है वो उत्तरी मैदान तक है। इसमें जलोढ़, बालू, बजरी, कांग्लोमेरेट पाए जाते हैं। विशेषता क्या है कि गंगा के मैदान का निर्माण यहीं से है और परतदार चट्टान दून घाटी भी इसी से निर्मित है। अब देखेंगे भौतिक विभाजन। बिहार को भौतिक संरचना के आधार पर 3 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र या तराई प्रदेश, दूसरा है गंगा का मैदान और तीसरा है दक्षिण का पठारी क्षेत्र। अब देखेंगे एक एक को करके। तो पहला है उत्तर का शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र एवं तराई प्रदेश। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार जो है वो पश्चिमी चंपारण की उत्तरी सीमा पर हुआ है और इसमें निम्न उपवर्गों में इसको विभाजित करके हम लोग देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक को। अब शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र का विभाजन, श्रेणी देखेंगे तो इस क्षेत्र में कई श्रेणियां हैं, उनको बारी बारी हम करके देख लेते हैं। तो पहला है सोमेश्वर श्रेणी, इसका अवस्थिति जो है उत्तरी भाग में है और इसमें अन्य तथ्य जो इंपॉर्टेंट बनते हैं देख लीजिए। पश्चिम में त्रिवेणी नहर से, पूर्व में भिकना ठोरी दर्रे का विस्तार हुआ है और नवीनतम संरचना है ये। इसकी लंबाई जो है वो 75 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 6 किलोमीटर है। नेपाल से बिहार को ये अलग करता है। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। और सर्वोच्च चोटी सोमेश्वर श्रेणी की ये फोर्ट सोमेश्वर है। और प्रमुख दर्रे इसके देखें तो बिहार और नेपाल के मध्य यातायात हेतु प्रयुक्त होते हैं इसके दर्रे। और सोमेश्वर भिकना ठोरी दर्रा और मारवाड़ दर्रा इसके प्रमुख दर्रे हैं। सोमेश्वर भिकना ठोरी दर्रा और मारवाड़ दर्रा जो है इसके प्रमुख दर्रे हैं। अब हरहा घाटी या दून घाटी देख लीजिए, इसका विस्तार जो है वो मध्य भाग में है और या इसके में क्या है, इसमें यह है कि सोमेश्वर सोनी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। किसमें? सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून के मध्य स्थित है। लंबाई इसकी कुल 24 किलोमीटर है। और क्या? और रामनगर दून है, अगला देख लीजिए। रामनगर दून ये दक्षिणी भाग में विस्तृत है और सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में अवस्थित है और इसकी कुल लंबाई 32 किलोमीटर है और चौड़ाई 8 किलोमीटर है। संतपुर के निकट अधिकतम ऊंचाई इसकी 242 मीटर पाई जाती है। अगला देखेंगे तराई प्रदेश। तराई प्रदेश यह शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तथा गंगा मैदान भाग के उत्तरी सीमा पर अवस्थित है। यहां 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होने के कारण घने वन, दलदली भूमि का विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी तराई प्रदेश का विस्तार अररिया, किशनगंज, पूर्णिया तक विस्तृत है। गंगा का मैदान देख लीजिए। गंगा का मैदान बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 96.27% घेरे हुए है। यह उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। गंगा नदी बिहार के मैदान को 2 भागों में विभाजित करती है। एक को उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं और दूसरी को दक्षिण गंगा का मैदान कहते हैं। तो उत्तरी गंगा का मैदान देखेंगे हम लोग। इसका विस्तार गंगा के उत्तर में है। इसमें कौन कौन से जिले हैं? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर आदि जिले इसमें सम्मिलित हैं। इसका निर्माण गंगा की सहायक नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, घाघरा, कोसी, बागमती, महानंदा आदि द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। इसके कई उपवर्ग भी हैं, उनको देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि इस जो जिले ये दिए हुए हैं इनको आप मैप पे जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब इनके उपवर्गों को देख लेते हैं। उप तराई या भाबर क्षेत्र, इसमें कंकड़, बालू का निक्षेप पाया जाता है जो तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर संकीर्ण पट्टी के रूप में लगभग 10 किलोमीटर में फैले हुए हैं। बांगर क्षेत्र देखेंगे। यह क्षेत्र पुराने जलोढ़ क्षेत्र का पुराने जलोढ़ निक्षेप का क्षेत्र है जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता। यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण तथा बिहार के उत्तर पश्चिम भागों में पाया जाता है। खादर क्षेत्र देख लीजिए। यह नवीन जलोढ़ से निर्मित मृदा है या मैदान है और जो नदियों के किनारे अथवा बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पाया जाता है। कोसी व गंडक नदियों के मध्य इसका अधिक विस्तार है। नदी विसर्पण के कारण इस क्षेत्र में गोखुर झील तथा झाड़न झील एवं दियरा भूमि का निर्माण हुआ है। चौर या मन देख लेते हैं। बिहार के मैदानी भाग में जलमग्न निम्न भूमि को चौर या मन कहा जाता है। पूर्वी चंपारण में बहादुरपुर व सुंदरपुर चौर तथा पश्चिमी चंपारण में
लखनी चौर इसके प्रमुख उदाहरण हैं। अब गंगा के दक्षिण मैदान देख लेते हैं। तो दक्षिणी गंगा का मैदान देखेंगे तो इसका विस्तार जो है वो 33,670 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। गंगा नदी के दक्षिण से छोटा नागपुर के उत्तरी भाग तक ये विस्तृत है। पश्चिम में पूर्व की ओर जाने पर चौड़ाई में कमी आती है। तो जब पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो इसकी चौड़ाई में कमी आती है। दक्षिणी बिहार क्षेत्र के पठारी भाग एवं पहाड़ियों से होकर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित मैदान है ये। अगला देखेंगे टाल। टाल जो है वो गंगा के दक्षिणी तटबंध से लगे गहराई वाले क्षेत्र होते हैं। नदियों के निक्षेप से प्राकृतिक तटबंध का निर्माण हो जाता है। अब देखेंगे दक्षिण का संकीर्ण पठारी क्षेत्र। तो इसका विस्तार देखेंगे, एक सेकेंड, इसका विस्तार देखेंगे तो पश्चिम में कैमूर जिला से पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिला तक इसका विस्तार है। बिहार का सबसे प्राचीन भूखंड है ये। और विभाजन इसको कर सकते हैं कैमूर के पठार वो खड़गपुर की पहाड़ी में। ये प्रश्न पूछा हुआ है, खड़गपुर की पहाड़ी में पूछा हुआ था। तो प्राचीनतम जो है इस भूखंड यही था। तो कैमूर का पठार भी अगर ऑप्शन में है, खड़गपुर नहीं है, तो आप इसको भी मार सकते हैं कि प्राचीनतम भूखंड है ये बिहार का। अगला देखेंगे कैमूर पठार। बिहार के दक्षिण पश्चिम में यह अवस्थित है। विंध्यन पर्वत का यह भाग है। जबलपुर मध्य प्रदेश से रोहतास बिहार तक इसका विस्तार है। अपरदन के कारण ऊबड़ खाबड़ सतह का निर्माण यहां पे हो गया है और सोन नदी द्वारा छोटा नागपुर पठार से पृथक ये होता है। अब देखेंगे खड़गपुर की पहाड़ी कोडरमा पठार के उत्तर पूर्व में अवस्थित है और पूर्व में बांका जिला एवं दक्षिण में जमुई जिले तक इसका विस्तार है। धारवाड़ क्रम की चट्टान है ये और भूतात्विक दृष्टि से अत्यधिक प्राचीन पहाड़ी है। अब बिहार की जलवायु देख लेते हैं। बिहार की जलवायु जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित है और मानसून जो है ये मानसूनी प्रकृति की जलवायु है ये। और पश्चिमी भाग में उष्ण आर्द्र शुष्क व पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु का प्रभाव देखते हैं। तो पश्चिमी भाग में आर्द्र शुष्क देख रहे हैं और पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु यहाँ पे मिलती है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार उत्तरी बिहार में CWG तथा दक्षिणी बिहार में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब यहाँ पे कोपेन के अनुसार ही देखिए। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, हालांकि पूछता वो कोपेन के अनुसार है। त्रिवार्थ के अनुसार उत्तर बिहार में CAW तथा दक्षिण बिहार में AW प्रकार की जलवायु मिलती है। थार्नवेट के अनुसार अधिकांश क्षेत्र में अच्छा यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल को भी ध्यान रखिएगा। अधिकांश क्षेत्र में CAW तथा उत्तरी संकीर्ण क्षेत्र में CBW तरह की जलवायु पाई जाती है। सर्वाधिक वर्षा जो होती है बिहार में वो किशनगंज में होती है और सबसे कम अरवल में होती है। अरवल में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज और सबसे कम अरवल में। अब देखेंगे बिहार के ग्रीष्म ऋतु। तो बिहार में ग्रीष्म ऋतु मार्च से मध्य जून तक हो रहती है और सर्वाधिक गर्म स्थान जो है बिहार का वो गया जिला है और यहाँ पे 47 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर पहुंच जाता है। सर्वाधिक ठंडा स्थान देखें तो ये भी गया है। स्थानीय पवन देखें तो बिहार में लू चला करती है गर्मियों के मौसम में और गर्म तथा शुष्क पछुआ पवन का ये भाग है। राज्य के पश्चिमी तथा मैदानी क्षेत्र में तापमान ये बढ़ा देती है। बिहार में वर्षा ऋतु दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा होती है और यह मध्य अक्टूबर तक इसका प्रभाव रहता है। मध्य जून से मानसूनी वर्षा प्रारंभ हो जाती है, मध्य जून से, और लगभग 90% वर्षा जो होती है बिहार में वो मानसूनी वर्षा के रूप में होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला माह जो है वो जुलाई व अगस्त है। उत्तर से दक्षिण वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, जब ऊपर से नीचे आएंगे, उत्तर से दक्षिण आएंगे या पूरब से पश्चिम जाएंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी हो जाती है। सर्वाधिक वर्षा पूर्वी बिहार में होती है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि सर्वाधिक वर्षा पूर्वी बिहार में क्यों होती है। बिहार में शीत ऋतु देखते हैं तो शीत ऋतु का प्रभाव जो है वो मध्य अक्टूबर से फरवरी तक रहता है। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, तराई क्षेत्र एवं दक्षिणी पठारी क्षेत्र में इस पाला का प्रभाव रहता है। 5 से 10 सेंटीमीटर तक की शीतकालीन वर्षा होती है। तो शीतकाल में बिहार में 5 से 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में अपवाह तंत्र देखते हैं। तो अपवाह तंत्र देखेंगे तो बिहार में अपवाह तंत्र को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो है उत्तरी बिहार की नदियां और दूसरा है दक्षिणी बिहार की नदियां। राज्य में अपवाह तंत्र का प्रमुख आधार गंगा नदी है और गंगा एवं इसकी सहायक नदियों के द्वारा बिहार के धरातलीय स्वरूप का विकास हुआ है। अब देखेंगे उत्तर बिहार की नदियां।
तो उत्तर बिहार की नदियां का उद्गम मुख्यतः हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से होता है। इनमें घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानदी आदि प्रमुख नदियां हैं। इन नदियों के नाम याद रखिएगा क्योंकि वो पूछ लेता है कि कौन सी उत्तरी बिहार की नदियां हैं, कौन सी दक्षिण बिहार की। तो घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती, कोसी और महानंदा ये उत्तरी बिहार की नदियां हैं। ये सभी नदियां बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश होती ही हुए गंगा नदी में मिल जाती हैं। घाघरा, गंडक व कर्मनासा नदी बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण बनाती है। कौन कौन सी? घाघरा है, गंडक है और कर्मनासा। ये तीन ऐसी नदियां हैं जो कि उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य। अब देखेंगे गंगा नदी। गंगा नदी का जो उद्गम है ना, वो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से होता है और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर तक ही है। बिहार में अपोहा क्षेत्र का ये सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये तो पता ही है। बिहार में अपोहा क्षेत्र इसका जो कुल है वो 15,165 वर्ग किलोमीटर है। चौसा बक्सर जिले के पास के निकट ये बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये चौसा चौसा जो कि बक्सर के पास है, बिहार में वहां से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न ये है कि ये कितने जिलों को टच करती है? तो बिहार के कुल 12 जिले जो है इसे टच होते हैं और पटना जिले में गंगा सर्वाधिक लंबी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और सर्वाधिक लंबा दूसरे नंबर पे लंबाई जो है वो भागलपुर की है, जो गंगा नदी से सीमा को स्पर्श कर रहा है। बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर अपोहा तंत्र है। ध्यान रखिएगा, बिहार के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर अपोहा तंत्र है। और उत्तर दिशा से बिहार में गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी और महानंदा। आपको और सारी नदियां मतलब याद होंगी, ये भी याद होगा, लेकिन एक बार बलान को जरूर याद रख लीजिएगा, बाकी सब तो आपको याद होंगी। अगला है दक्षिण दिशा में बिहार। एक सेकेंड। दक्षिण दिशा में बिहार में गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां देखें तो दक्षिण तरफ से कर्मनाशा, सोन, पुनपुन, हरोहर, क्यूल, फल्गु नदी ये दक्षिण से बिहार में आके मिलती हैं। बिहार में इसके अपोहा क्षेत्र में गाद जमाव के परिणाम स्वरूप मंद ढाल के कारण बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहती है। अगला देखेंगे, नौगम्य होने के कारण बिहार में यातायात व व्यापार हेतु उपयुक्त साधन यहाँ पे मौजूद हैं। झारखंड के साहेबगंज जिले में बिहार व झारखंड की सीमा बनती है। ध्यान रखिएगा, बिहार व झारखंड की सीमा बिहार के साहेबगंज जिले में बनती है। घाघरा नदी देखेंगे तो उद्गम इसका क्या है? तो इसका मापचो चुंगू हिमनद है और ये कहां है? तिब्बत है ना। इसका अन्य नाम देखें तो करनाली है नेपाल में, इसको नेपाल में करनाली कहते हैं, उत्तर प्रदेश में सरयू कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई मात्र 83 किलोमीटर 83 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदियों में राप्ती नदी इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है एवं हरही नदी भी इसकी सहायक नदी है। ध्यान रखिएगा, झरही नदी और राप्ती नदी इसकी दो सहायक नदियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वो राप्ती है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार की सीमा का निर्धारण करती है ये कौन? घाघरा। और बिहार के छपरा सारण जिले में गंगा में ये मिल जाती है। बिहार के छपरा सारण जिले में गंगा में मिल जाती है। गंडक नदी के बारे में देखें तो इसका उद्गम जो है वो अन्नपूर्णा श्रेणी नेपाल से ही होता है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में बिहार की सीमा में प्रवेश ये करती है। यहां बांध का निर्माण करके बाढ़ की समस्या का समाधान निकाला गया है। अब कुल लंबाई देखें तो इसकी 690 किलोमीटर है और बिहार में 260 किलोमीटर है। हाजीपुर के निकट ये गंगा में मिलती है और इसका अन्य नाम देखें तो काली गंडक, सदानीरा और नारायणी नदियों के नाम से इसको बुलाते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा रेखा का ये निर्धारण करती है। सोनपुर, हाजीपुर आदि स्थल इसके किनारे पर स्थित है। इसी नदी पर सारण नहर व त्रिवेणी नहर का विस्तार किया गया है। ध्यान रखिए, सारण नहर और त्रिवेणी नहर ये पूछा हुआ प्रश्न है, इसी नदी पर बने हुए हैं। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक। तो इसका जो उद्गम है ना वो चौतरवा चौर में होता है, जो कि सोमेश्वर पहाड़ी से है। यह गोगरी खगड़िया के पास गंगा में मिल जाती है। हिमालय में आने वाली बिहार में गंगा की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है ये। ध्यान रखिएगा, हिमालय से जितनी भी नदियां आती है ना बिहार में, उनमें जो गंगा की सहायक नदियां उनमें सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंडक ही है। इसकी लंबाई कितनी है? 320 किलोमीटर है। तो ये बूढ़ी है, इसका अर्थ ये नहीं है
कि ये छोटी है, ये बहुत सबसे बड़ी है बिहार की सहायक नदियों में। इस नदी के किनारे बेतिया, खगड़िया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर आदि स्थल जो है स्थित है। उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली ये नदी है। ध्यान रखिए, उत्तरी बिहार में सबसे तीव्र प्रवाहित होने वाली नदी कौन है? तो बूढ़ी गंडक है। उत्तर पश्चिम में दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पश्चिम से ये दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखें तो सिकटा है, बलौर है और त्यूर है। सिकटा, बलौर और त्यूर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला है बागमती। बागमती नदी देखें तो इसका उद्गम महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है और नेपाल की सबसे पवित्र नदी है ये। काठमांडू बागमती नदी के किनारे स्थित है और बिहार की सीमा में ये सीतामढ़ी जिले डेंग नामक स्थान पर यह प्रवेश करती है। बागमती दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और खगड़िया जिले से होकर बहती है। इसके किनारे दरभंगा शहर स्थित है। ध्यान रखिएगा, दरभंगा किनारे शहर इसी के किनारे स्थित है। बेगूसराय में बागमती की एक शाखा बूढ़ी गंडक से मिल जाती है। लखनदेई बागमती की एक प्रमुख सहायक नदी है। लखनदेई। कोसी नदी देख लीजिए। कोसी, इसका उत्थान गोसाई थान चोटी से होता है और यह नेपाल व तिब्बत की सीमा पर से निकलती है। अन्य नाम इसका क्या है? तो इसको नेपाल में सप्तकोसी के नाम से भी जानते हैं और इसकी कुल लंबाई जो है वो 730 किलोमीटर है। भीमनगर सुपौल जिले में है ये। भीमनगर में ये बिहार में प्रवेश करती है। कुर्सेला कटिहार के निकट गंगा नदी से ये मिल जाती है। अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण ये बाढ़ लाने के कारण इसे बिहार का शोक कहते हैं। उत्तरी बिहार में बाढ़ की सर्वाधिक समस्या इसी नदी के कारण है। नेक्स्ट है कमला नदी। कमला का उद्गम जो है वो महाभारत श्रेणी नेपाल से होता है। जयनगर मधुबनी जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। बिहार में इसकी लंबाई देखें तो 120 किलोमीटर है। इसकी एक शाखा है जो कि कोसी नदी में और दूसरी शाखा बागमती नदी में जाके मिल जाती है। बलान नदी के कमला नदी में मिलने पर इसका संयुक्त नाम कमला बलान हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे महानंदा, देख लीजिए। महानंदा, इसका उद्गम जो है, एक सेकेंड, महानंदा इसका उद्गम जो है मां हल्दीराम पहाड़ी दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से होता है। किशनगंज जिले से ये बिहार में प्रवेश करती है और इसकी जो सहायक नदी है वो मेची है। मेची, और किशनगंज में इससे ये आके मेची मिल जाती है। मनिहारी कटिहार में ये गंगा से मिल जाती है। तो मनिहारी कटिहार में ये गंगा से मिल जाती है। अगला देखेंगे दक्षिणी बिहार की नदियां। सोन नदी देख लीजिए। इसका उद्गम जो है वो अमरकंटक पहाड़ी मैकाल श्रेणी छत्तीसगढ़ से होता है और दक्षिण बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है ये। बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है ये और रोहतास जिले से बिहार में ये प्रवेश करती है और कुल लंबाई इसकी 784 किलोमीटर है और बिहार में इसकी लंबाई 202 किलोमीटर है। मनेर पटना में गंगा नदी से ये मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, मनेर पटना में ये गंगा नदी से मिलती है। प्रमुख सहायक नदी इसकी कोसी की कौन कौन सी है? तो रिहंद है, कनहर है, उत्तरी कोयल है। रिहंद, कनहर और उत्तरी कोयल इसकी सहायक नदी है। इस नदी पर दक्षिण पश्चिमी बिहार में डेहरी बांध का निर्माण किया गया है जो सिंचाई हेतु उपयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। इसका उद्गम जो है पलामू झारखंड से होता है। बिहार की सीमा में गया जिले में यह प्रवेश करती है और पटना में गंगा के समानांतर प्रवाहित होती है और फतुहा के निकट ये गंगा में मिल जाती है। यह एक मौसमी नदी है जो ग्रीष्म ऋतु में पूरी तरीके से सूख जाती है। अजय नदी देखें तो अजय नदी का उद्गम जो है वो बटपाड़ जमुई बिहार से हुआ है। बिहार से झारखंड देवघर तथा वहां से पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है और जहां ये गंगा में मिल जाती है। सकरी नदी देखें। सकरी नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से हुआ है। गोविंदपुर नवादा जिले में बिहार की सीमा में ये प्रवेश करती है और गंगा नदी में जाके ये मिल जाती है। नेक्स्ट है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, इसका उद्गम कैमूर जिले के साराडोंग नामक स्थान से होता है और कैमूर की पहाड़ी से ही होता है, ठीक है। और सहायक नदी इसकी दुर्गावती है। चौसा बक्सर के निकट ये गंगा में मिल जाती है। बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा ये बनाती है। किउल नदी, ये पारसनाथ पहाड़ी झारखंड से निकलती है और सप्त पहाड़ी जमुई से बिहार में की सीमा में ये प्रवेश करती है। सूर्यगढ़ा लखीसराय के निकट गंगा में ये मिल जाती है। फल्गु नदी देखिएगा तो यह नदी गया शहर में स्थित है। यह नदी लीलाजन और मोहना नदियों के मिलने से बनती है। इसका एक अन्य नाम है निरंजना नदी भी। गया का विष्णुपद मंदिर फाल्गुन नदी के किनारे स्थित है।
इसकी एक शाखा पुनपुन में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है बिहार में नदी जोड़ो परियोजना, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इस बार पूछा हुआ था। पहली इसमें कोची मेची लिंक परियोजना है, इसको देख लीजिए। इसमें कोसी नदी जो है वो मेची नदी से जोड़ने की योजना है ये, और ये जो मेची है वो महानंदा की सहायक है। अब इसमें देखेंगे सिंचाई इसकी सृजन क्षमता 2.1 लाख हेक्टेयर है, और इससे लाभान्वित जिले ये ही याद रखिए, जरूरी है। तो कोची मेची लिंक परियोजना से सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया लाभान्वित होंगे। कौन कौन से? सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया। अब देखिए बक्सोती बैराज नहर योजना, ये सकरी नदी पर निर्मित है, और सकरी नदी को नाटा नदी से जोड़ने की योजना बनाई गई है। इसकी सृजन क्षमता 0.68 लाख हेक्टेयर है, और लाभान्वित जिले जो हैं वो नालंदा, शेखपुरा व नवादा है। नालंदा, शेखपुरा व नवादा। बूढ़ी गंडक देखिएगा, तो बूढ़ी गंडक नन्यू वाया गंगा लिंक योजना, ये केंद्रीय जल आयोग के पास प्रस्तावित है, और इसकी सृजन क्षमता जो है 1.26 लाख हेक्टेयर है। लाभान्वित जिले याद रखिएगा, समस्तीपुर, बेगूसराय व खगड़िया है। बिहार के प्रमुख जलप्रपात देख लीजिए, तो ककोलत जलप्रपात ये नवादा में है, और बिहार का सबसे प्रमुख जलप्रपात है ये। धुआंधार जलप्रपात ये रोहतास में है, और कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझ कुंड पर इसका विस्तार है। अब देखिएगा सुखलदरी ये रोहतास में है, और कनहर नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार की सीमा पर यह स्थित है। कौन? सुखलदरी। अब दुर्गावती देख लीजिए, तो दुर्गावती कैमूर में है, और दुर्गावती नदी पर है। इसका अन्य नाम क्या है? खादरकोह जलप्रपात, इसको खादरकोह जलप्रपात भी कहते हैं। अब करकट जलप्रपात देखिए, तो कैमूर में स्थित है, और कैमूर की पहाड़ी में स्थित है, सिंपल सी बात है। जियारखंड देखिएगा, तो जियारखंड जो है ये भोजपुर जिले में है, और फुलवारी में इस पे बनाई गई है। अब तिलहर कुंड देखिएगा, तिलहर कुंड जो है ये कैमूर में है। अब देखिएगा अखरीन कुंड, तो ओखरीन कुंड जो है ये भी कैमूर में है, गोपत में है। और राकिम कुंड ये रोहतास जिले में है, और गाय घाट में बनाई गई है। अगला मच्छर कुंड ये सासाराम में है। देवदारी ये रोहतास में है, और कर्मनासा नदी पे बनाई गई है। अगला देखेंगे हम लोग बिहार के प्रमुख गर्म जलकुंड, चलिए देख लेते हैं। ब्रह्मकुंड ये राजगीर में है, और बिहार में सबसे गर्म तापमान वाला जलकुंड है। इसका टेम्परेचर जो है वो 87 डिग्री सेल्सियस होता है। सप्तधारा देखेंगे, तो सप्तधारा जलकुंड जो है ये भी राजगीर में ही है। इसे जो है सतधरवा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 7 धाराओं से जलकुंड निकलने के कारण इसका यह नाम पड़ा है। अब देखिएगा सूर्य कुंड राजगीर में, नानक कुंड ये भी राजगीर में, गोमुख कुंड ये भी राजगीर में, मखदुम कुंड ये भी राजगीर में। सूर्य कुंड, नानक कुंड, गोमुख कुंड, मखदुम कुंड ये सभी राजगीर में है। अब देखिएगा लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, और मुंगेर का सर्वाधिक गर्म जलकुंड लक्ष्मण जलकुंड है। अगला देखेंगे सीता कुंड। अभी देखिए राम सीता जितने आएंगे ना, ये सब मुंगेर में ही है। जितने रामायण महाभारत वाले आएंगे आंख बंद करके मुंगेर मारिएगा। लक्ष्मण कुंड मुंगेर, सीता कुंड मुंगेर, जन्म कुंड मुंगेर, भीम बांध मुंगेर, ऋषि कुंड मुंगेर, अग्निकुंड गया। अग्निकुंड गया। नेक्स्ट देखेंगे बिहार की प्रमुख झीलें। कांवर झील देखें, तो कांवर झील जो है वो बेगूसराय में स्थित है, और एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील इसी में है। और बूढ़ी गंडक नदी के विसर्जन से ये निर्मित है, और शीत ऋतु में साइबेरियाई पक्षियों का ये प्रवास स्थल है। निर्मग्न वनस्पतियों की यहाँ पे अधिकता होती है। अब देखेंगे सिमरी बख्तियारपुर झील, तो सिमरी बख्तियारपुर झील वो सहरसा जिले में अवस्थित है, और घोड़े की नाल जैसी आकृति की ये है। विभिन्न झीलों के कारण विभिन्न झीलों से मिलने विभिन्न झीलों के मिलने से झील ये बनी है। अब देखेंगे कुशेश्वर स्थान दरभंगा झील जो है ये प्रवासी पक्षियों का आवास का प्रमुख केंद्र है। और देखेंगे मत्स्यन हेतु ये महत्वपूर्ण है, और जैव विविधता की यहाँ प्रचुरता
पाई जाती है। नेक्स्ट है गोगा बिल झील। तो गोगा बिल झील जो है वो कटिहार में है। इसका उपनाम क्या है? घोघा चाप या घोघा झील। जगतपुर झील, इसका उपनाम भागलपुर में है। विदेशी पक्षियों के संरक्षण हेतु कार्यक्रम यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। कहाँ पे? जगतपुर झील में, जो कि भागलपुर में स्थित है। अनुपम झील जरूर याद रखिएगा, पूछा है। अनुपम झील जो है वो कैमूर में है। अब बिहार में सिंचाई की व्यवस्था देख लेते हैं। बिहार में सिंचाई देखेंगे तो बिहार में मानसून की अनिश्चितता तथा वर्षा के असमान वितरण के कारण सिंचाई साधनों का विकास अपरिहार्य है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित त्वरित सिंचाई लाभ योजना हेतु प्राथमिकता वाले 99 चिन्हित योजनाओं में 2 योजनाएं जो हैं वो बिहार राज्य में हैं। इनमें दुर्गावती जलाशय योजना तथा पुनपुन बैराज योजना शामिल है। राज्य के नवादा, रोहतास, कैमूर एवं सीतामढ़ी में इस योजना का संचालन किया जा रहा है। अब देखेंगे बिहार में सिंचाई के विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है, जिनमें सर्वाधिक सिंचाई जो होती है ना वो नलकूप से होती है 63.1%। फिर नहर से होती है 30.7%। तो नलकूप से सर्वाधिक, फिर दूसरे स्थान पर नहर है। अन्य स्रोतों से 6.2%। सर्वाधिक सिंचित जिला देखें तो वो रोहतास है और न्यूनतम सिंचित जिला जो है वो शिवहर है। राज्य के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत नलकूपों के विकास हेतु नाबार्ड द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है। इसके अंतर्गत नलकूपों के निर्माण हेतु 35,000 तथा पंप सेट के खरीदने हेतु 10,000 की राशि उपलब्ध कराई जाती है। राज्य में बृहद सिंचाई योजना देखें तो ये 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्र पर है। आगे देखेंगे पश्चिमी कोसी नहर योजना, उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना, बरनार जलाशय योजना, कुंड घाट जलाशय योजना, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, डाढ़र मोड़ योजना, दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बैराज योजना यहाँ की प्रमुख सिंचाई योजनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के प्रमुख नहर। ये इंपॉर्टेंट है, बिहार के प्रमुख नहर। तो पश्चिमी सोन नहर जो है वो सोन नदी पर है और सोन के बाएं तट पर डेहरी नामक स्थान से निकलती है। ये पूर्वी सोन नहर देखें तो ये सोन पे है। सोन के दाएं तट पर वरुणा नामक स्थान से ये निकलती है। तो ध्यान रखिएगा पूर्वी सोन नहर जो है वो सोन नदी पे, हालांकि ये कहां से निकलती है कभी पूछा नहीं है, लेकिन देख लीजिए क्या पता पूछ ही ले। पूर्वी सोन नहर से निकलती है और ये सोन नदी के दाएं तट पर वारुण नामक स्थान से निकलती है। त्रिवेणी नहर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी नहर ये गंडक से निकलती है और त्रिवेणी नामक स्थान पर ये निकाली गई है। कमला नहर ये कमला नदी पर है, सबसे प्राचीन है ये नहर कमला नहर। ध्यान रखिएगा कमला नहर सबसे प्राचीन है, कमला नदी पर है और ये दरभंगा जिले से निकाली गई है तथा इसे मधुबनी जिले से सिंचाई होती है। दरभंगा से निकाल के मधुबनी में सिंचाई करते हैं। तिरहुत नहर या पूर्वी कोसी नहर, तिरहुत नहर ये गंडक नदी पर है। कोसी नहर ये कोसी पर है। तो तिरहुत नहर जो है वो गंडक के समांतर प्रवाहित होती है, ध्यान रखिएगा। पूर्वी कोसी नहर जो है ये कोसी नदी पर है और हनुमान नगर जलाशय के पूर्वी किनारे से निकाली गई है। पश्चिमी कोसी नहर ये भी कोसी नदी पर है और ये हनुमान नगर के पश्चिमी जलाशय से निकाली गई है। छतरा नहर ये कोसी पर है और ये इस नहर में नेपाल के मोरंग जिले में सिंचाई की जाती है। अच्छा देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल इतना याद रखिए और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हैं। राजपुर नहर देखें तो ये कोसी नदी पर है। राजपुर नहर कोसी नदी पर स्थित है। सकरी नहर ये सकरी नदी पर है और सकरी नहर में इसमें नवादा, नालंदा एवं गया जिले से सिंचाई की जाती है। राजपुर में भी देख लीजिए, इसमें सहरसा, खगड़िया जिले की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट है बिहार में बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो कोसी बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी और नेपाल एवं भारत की संयुक्त परियोजना है। उद्देश्य क्या है इसका? तो उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई व जल विद्युत उत्पादन। परियोजना के 2 चरणों में पूरा किया गया। परियोजना को 2 चरणों में गंडक बहुउद्देशीय परियोजना देखिए तो ये गंडक नदी पर है।
उत्तर प्रदेश, बिहार एवं नेपाल की यह संयुक्त परियोजना है। 1960 में इसका प्रारंभ हुआ कार्य। भैंसा लोटन से 837 मीटर ये है। और बिहार के वाल्मीकि नगर में बांध का निर्माण किया गया है। बाकी ये सब कुछ खास दिया नहीं है, आप देख सकते हैं। ये बड़ी सिंचाई परियोजना है। बाकी इसके अंतर्गत गंडक नदी के त्रिवेणी घाट पर जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसके पश्चिमी तट पर सारण नहर एवं पूर्वी तट पर तिरहुत नहर निकाली गई है। तो ध्यान रखिएगा, दो नहर, एक सारण नहर और दूसरा तिरहुत नहर यहीं से निकाली गई है। सोन बहुउद्देशीय परियोजना देखिए, ये सोन नदी पर है। बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना। इसके तहत डेहरी, जो कि रोहतास में है, में एक जलाशय का निर्माण किया गया है तथा इससे दो नहरें निकाली गई हैं। सोन नदी के बाएं तट पर पश्चिमी सोन नहर तथा दाएं तट पर पूर्वी सोन नहर निकाली गई है। सोन नहर पर स्थापित जल विद्युत केंद्र कौन कौन से हैं? तो ये हैं वारुण जल विद्युत केंद्र और डेहरी जल विद्युत केंद्र। नेक्स्ट है बिहार की मिट्टियां आप देखेंगे हम लोग यहां से। तो बिहार की मृदा देखते हैं, मिट्टी देखते हैं। बिहार के अधिकांश भूभाग पर जलोढ़ मृदा तथा कछारी मृदा का विस्तार पाया जाता है। बिहार में जलोढ़ मृदा का निर्माण मुख्यतः गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। बिहार में मृदा का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। कौन कौन सा? एक तो है उत्तर के मैदानी भाग की मृदा, दूसरा है दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा और तीसरा है दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। अब तीनों को बारी बारी देख लीजिए। तो उत्तर के मैदानी भाग की मृदा जो है वो जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यहाँ पे मुख्यतः इस क्षेत्र में मृदा का निर्माण हिमालय से आने वाली नदियां जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी आदि द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र में मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक तो है उप हिमालयन की पर्वत पर्वतीय मृदा और दूसरी है तराई क्षेत्र की मृदा, तीसरा पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर मृदा भी कहते हैं और चौथा है नवीन जलोढ़ मृदा जिसे खादर मृदा भी कहा जाता है। अब देखेंगे उप हिमालय की पर्वतीय मृदा। इस मृदा का विकास बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत सोमेश्वर पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ है। इस मृदा में जैविक पदार्थों की अधिकता होती है। इस मृदा में धान, मक्का एवं जौ की खेती मुख्यतः की जाती है। अब देखेंगे तराई क्षेत्र की मृदा। तो इस मृदा का विकास शिवालिक पर्वतपदीय भाग में हुआ है। तो तराई क्षेत्र की मृदा का विकास जो हुआ है वो शिवालिक पर्वत के पर्वतपदीय भाग में हुआ है। शिवालिक पर्वत क्षेत्र में आने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से इस मृदा का विकास हुआ है। नेक्स्ट है यह मृदा बिहार के पश्चिमी चंपारण से लेकर पूर्व की ओर स्थित किशनगंज तक बिहार की उत्तरी सीमा के साथ साथ विस्तृत है। इस मृदा का प्राकृतिक गुण यह है कि यह अम्लीय मृदा है। इस मृदा में धान के अतिरिक्त गेहूं, जौ और सरसों की कृषि होती है। अब देखेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा जिसको बांगर मृदा भी कहते हैं। यह जो है मृदा तराई क्षेत्र के दक्षिणी भाग में स्थित है। इस मृदा का विकास उच्च भूमि क्षेत्र में हुआ है जहां बाढ़ का प्रभाव प्रत्येक वर्ष नहीं होता। बिहार में पूर्णिया और सहरसा जिले में इस मृदा का विकास पर्याप्त रूप से हुआ है। इस मृदा में गन्ना, मक्का, धान, जूट, गेहूं की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। अगला देखेंगे नवीन जलोढ़ मृदा जिसको हम खादर मृदा के नाम से भी जानते हैं। इस मृदा का विस्तार बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में हुआ है। बिहार में गंगा, गंडक, कोसी, महानदी द्वारा बाढ़ के साथ लाए गए अवसादों के जमाव से इस मृदा का निर्माण होता है। विस्तार इसका देखें तो नवीन जलोढ़ मृदा जिसको खादर कहते हैं, इसका विस्तार जो है वो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि क्षेत्रों में है। इसमें एक काम आप ये कीजिएगा कि मैप लेके साथ में बैठिएगा और साथ साथ मिलाते चलिएगा, आपको याद हो जाएगा। अधिकांश उपजाऊ होने के कारण यह मृदा धान की कृषि हेतु अत्यंत उपयुक्त है। अब देखेंगे दक्षिण के मैदानी भाग की मृदा। तो इस क्षेत्र में मुख्यतः जलोढ़ मृदा का विस्तार पाया जाता है जिसका निर्माण सोन, फल्गु, पुनपुन, क्यूल आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण के परिणाम स्वरूप हुआ है। इस क्षेत्र की मृदा को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है कगारी मृदा, दूसरी है टाल मृदा, तीसरी है करेल कवाल मृदा और चौथी है बलथर मृदा। ये दक्षिणी मैदान के भाग की मृदाएं हैं। अब देख लेते हैं एक एक करके। कगारी मृदा, इस मृदा का विकास सोन, फल्गु, क्यूल नदियों द्वारा विकसित
प्राकृतिक तटबंध पर हुआ है। इस मृदा में जो है वो चूने की प्रधानता होती है। यह मृदा जौ, मक्का, साग सब्जी की कृषि हेतु उपयुक्त है। टाल मृदा देखिए, तो इस मृदा का विकास बक्सर से भागलपुर के बीच एक चौड़ी पट्टी के रूप में हुआ है। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक, जबकि पूर्वी भाग में कम होती है। वर्षा होने पर यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। इस मृदा में दोमट व चिकनी मृदा की प्रधानता होती है। यह चीका मृदा बोलते हैं उसको, दोमट व चीका मृदा की प्रधानता होती है। इस मृदा में रबी की फसलें मुख्यतः दलहन फसल का उत्पादन किया जाता है। करेल कवाल मृदा देखिए, तो करेल केवाल जो है इस मृदा का विकास टाल मृदा क्षेत्र के दक्षिण में हुआ है। बिहार में बक्सर, औरंगाबाद, जहानाबाद, रोहतास, मुंगेर, पटना आदि जिले इस क्षेत्र के विस्तार पाया जाता है। यह पुरानी जलोढ़ मृदा है, पुरानी जलोढ़ मृदा है, ध्यान रखिएगा। इसमें करेल क्षारीय गुण, केवल अम्ल एवं क्षार का संतुलन मृदा पाई जाती है। इस मृदा का जल ग्रहण क्षमता जो होता है वो अधिक होता है। उर्वरक होने के कारण इस मृदा में धान, गेहूं, बाजरा व अरहर आदि की कृषि की जाती है। नेक्स्ट है बलथर मृदा, ये पूछा हुआ प्रश्न है। इस मृदा का विस्तार गंगा के मैदान की दक्षिण सीमा और छोटा नागपुर पठार के उत्तरी सीमा के बीच हुआ है। इस मृदा का विस्तार कैमूर श्रेणी से लेकर राजमहल पठारी क्षेत्र तक हुआ है। इस मृदा में बालू व कंकड़ की अधिकता पाई जाती है। इस मृदा का प्राकृतिक गुण अम्लीय होता है तथा इसकी उर्वरता कम होती है। इस मृदा में आलू, ज्वार तथा बाजरा की खेती की जाती है। दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, इस मृदा का विस्तार दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा की ओर हुआ है। इसमें दो वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया है। एक तो है लाल बलुई मृदा, दूसरा है लाल व पीली मृदा। अब देखेंगे लाल बलुई मृदा। इस मृदा का विस्तार बिहार के रोहतास एवं कैमूर जिले के पठारी भागों में हुआ है। इस मृदा में लाल बलुआ पत्थर, सैल एवं चूना पत्थर के अंश पाए जाते हैं। इस मृदा में ज्वार, बाजरा तथा मक्का की खेती की जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे लाल एवं पीली मृदा। इस मृदा का विस्तार बिहार के दक्षिण पूर्वी भाग में हुआ है। यहाँ बांका, जमुई, नवादा, गया और रोहतास जिले के पठारी भाग में यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा का निर्माण जो है वो ग्रेनाइस, नीस व शिष्ट चट्टानों के अपक्षयन के फलस्वरूप होता है। इस मृदा में लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इस मृदा की उर्वरता कम होती है। इस मृदा में मोटे अनाज जो होते हैं और दलहन टाइप की खेती की जा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बिहार में वन। बिहार में वन जो होता है उसके कुछ आंकड़े देखेंगे। बिहार राज्य में वन का विस्तार मुख्यतः शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में, सोमेश्वर व दून पहाड़ी क्षेत्र में तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्र कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये इसका जो विस्तार मुख्यतः वो पश्चिमी चंपारण और कैमूर क्षेत्र में है। बिहार में मुख्यतः आर्द्र पर्णपाती वन व शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक पतझड़ वन जो है वो पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। सर्वाधिक पतझड़ वन पश्चिमी चंपारण। आर्द्र पर्णपाती वन देख लेते हैं, तो इन वनों का विकास जो है ना वो 120 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा से संबंधित क्षेत्रों में होता है। बिहार राज्य में भारत नेपाल की सीमा क्षेत्र में शिवालिक पर्वत के तराई क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पति का सर्वाधिक विकास हुआ है। इस क्षेत्र में अत्यधिक सघन वनस्पतियों का विकास हुआ है। इस वन के अंतर्गत उच्च भूमि एवं पहाड़ी ढलानों पर साल, शीशम, सेमल, तैन, तून तथा खैर के घने वृक्ष का विकास हुआ है, जबकि आर्द्र भूमि क्षेत्र में बांस व घनी झाड़ियों का विकास हुआ है। इन वनों का विस्तार बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण, सहरसा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज जिले में हुआ है। नेक्स्ट है शुष्क पर्णपाती वन। इस वन का विकास 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। बिहार राज्य के पूर्व व मध्य भाग के साथ साथ दक्षिण पठार के पश्चिमी भाग में इन वन का विकास हुआ है। कैमूर पठारी तथा छोटा नागपुर पठार के उत्तर में इन वनों का विकास सर्वाधिक हुआ है। तो कहां? कैमूर के पहाड़ी क्षेत्र तथा छोटा नागपुर के पठार के उत्तर में इन वनों का विकास सर्वाधिक होता है। इन वनों में रेशम, महुआ, पलास, खैर, आंवला आदि वृक्षों के साथ साथ कई प्रकार की घासों की प्रधानता है। बिहार राज्य के कैमूर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, नवादा, मुंगेर, शेखपुरा एवं बांका जिले में इन वनों का विस्तार पाया जाता है। बिहार में वन के प्रकार, तो बिहार में ना दो प्रकार के वन पाए जाएंगे। कौन? आर्द्र पर्णपाती वन व शुष्क पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन के वृक्ष
इसके अंतर्गत शीशम, सेमल, खैर, साल, आर्द्र पर्णपाती वन के बीच इसमें शीशम, सेमल, साल और खैर। शुष्क पर्णपाती वन के वृक्ष कौन कौन से? महुआ, आम, कटहल, जामुन, शीशम। महुआ, आम, कटहल, जामुन, शीशम, ये शुष्क पर्णपाती। अब बिहार में वन देखते हैं, वन की स्थिति रिपोर्ट देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वनावरण जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। तो 7380.79 वर्ग किलोमीटर इसका विस्तार है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। ध्यान रखिएगा 7.84% जो बिहार का है वो क्या है? वन है। 7.84%, 7.84%, जबकि वृक्षावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है। तो वृक्षावरण कितना है? 2.48%। बिहार में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिले जो है वो कैमूर है, पश्चिमी चंपारण, रोहतास मुख्य है। तो सबसे अधिक देखिएगा कैमूर में पाया जाएगा और सबसे कम शेखपुरा में सबसे कम वन पाए जाते हैं। उसके बाद अरवल है, फिर जहानाबाद है। नेक्स्ट देखेंगे, जो बहुत घने वन है वो कितने क्षेत्र पर है? तो 333 किलोमीटर, अर्थात 333 किलोमीटर, 333 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है ये। और मध्य रूप से घने वन जो है, ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। तो जो सब इसमें क्रम से देखना है तो इस तरीके से देखिए कि खुला वन, सबसे अधिक वन कैसा है बिहार में? तो सर्वाधिक वनों की संख्या, जो खुले वन प्रकार के वन है उनकी संख्या बिहार में सर्वाधिक है। कितनी है? 3762। इस क्षेत्र को देखिए 2021 के अनुसार है, तो 3762 वर्ग किलोमीटर है, ये खुला वन सर्वाधिक है। और उसके बाद जो है मध्य रूप से जो है घने वन है, ये 3286 है। डाटा याद करने की जरूरत नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि सर्वाधिक वन जो है वो खुले वन है, और उसके बाद जो है मध्य रूप से घने वन है, और सब जो बहुत घने वन है 333 वर्ग किलोमीटर, ये सबसे कम है बिहार में। नेक्स्ट देखेंगे, जिले के वनावरण प्रतिशत के अनुसार जो है सबसे अधिक जिले, तो इसमें वनावरण कैमूर में ही है, 31.56% जो है यहाँ पे पाया जाता है। प्रतिशत के अनुसार देख रहे हैं यहाँ पे, तो कैमूर में जो है 31.56% क्षेत्रफल पर जो है वन है। जमुई में देखिए 21.34% पर, बस दो ही याद रखिए। सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है, 0.17%, और बक्सर में 0.35% है। बिहार में वनावरण और वृक्षावरण देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो वनावरण जो है वो 7381 वर्ग किलोमीटर में है, और ये प्रतिशत की दृष्टि से 7.84% है। और जो पिछले गणना की तुलना में इस बार जो आंकड़े आए हैं उसमें 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि वनावरण में हुई है। अब वृक्षावरण देखिए, तो वृक्षावरण 2341 या 2341 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 2341 वर्ग किलोमीटर वृक्षावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.48% है, 2.48%। और वृद्धि जो हुई है पिछले की तुलना में इस बार 338 वर्ग किलोमीटर हुई है, 338 वर्ग किलोमीटर। और कुल देखना चाहते हैं क्षेत्रफल वनावरण का, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वनावरण और वृक्षावरण मिला के, तो इसका हो जाएगा 9822 वर्ग किलोमीटर। 9822 किलोमीटर में यहाँ पे वनावरण और वृक्षावरण संयुक्त रूप से है। अब प्रतिशत की दृष्टि से देखिए तो भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32%, 10.32% वृक्षावरण व वनावरण से आच्छादित क्षेत्र है, और वृद्धि वृक्षावरण और वनावरण दोनों को मिला के करेंगे तो 413 वर्ग किलोमीटर आएगा, 413 वर्ग किलोमीटर। आप अलग अलग याद रखिएगा, ज्यादा जरूरी है, और साथ ही में ये याद कर लीजिएगा 9822 वर्ग किलोमीटर, 9822 किलोमीटर। चलिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बांका जिले में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। ध्यान रखिएगा, तो बांका जिले में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। और सर्वाधिक कमी जो हुई है वो कैमूर में हुई है, सर्वाधिक कम जो है कमी जो है वनों की वो कैमूर में हुई है। और 2019 की रिपोर्ट की तुलना में बिहार में वनावरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। कितनी हुई है? 75 वर्ग किलोमीटर, जो पिछली रिपोर्ट, ये कोई जरूरी नहीं है, बस इतना याद रखिए कि 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि इस बार हुई है। पश्चिमी चंपारण में बहुत घने वन और मध्यम रूप से घने वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। तो बहुत घने वन और मध्यम रूप से घने वन कहां पे सबसे ज्यादा है? तो पश्चिमी चंपारण में। ध्यान रखिएगा पश्चिमी चंपारण। जबकि खुले वन का क्षेत्रफल देखें तो कैमूर में है। खुले वन का क्षेत्रफल देखें तो सबसे अधिक कैमूर में है। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान है तथा 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है।
जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 3.44% आवरण घेरे हुए हैं। अब देखेंगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या जो है 2010 के 8 से बढ़कर वर्ष 2018 में 31 हो गई है। तो बिहार में जो है अभी वर्तमान में जो है रिपोर्ट उसके अनुसार 31 बाघ है बिहार में, 31। तो कमेंट करके बताइए सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है, मध्य प्रदेश में या कहीं है, पता नहीं मुझे, आप बताइए। तो कमेंट करके बताइएगा। इस प्रकार भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, एक मिनट फिर से देख लीजिए। इस प्रकार भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य, गांगेय डॉल्फिन ताजे पानी की मछली और कछुए का निवास स्थान है। वाल्मीकि नगर वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। कौन कौन से? वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये तीनों जो हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। 899.38 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत इस वन्यजीव अभ्यारण्य के बाघ, तेंदुए, भेड़िए, जंगली कुत्ता, लकड़बग्गा, वनबिलाव, मुंसव, उदबिलाव, गौर, सांबर, चीतल, ये सब पाए जाते हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं। अब देखिएगा वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिए। 1990 में स्थापित यह बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित हुआ? 1990 में। कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। विस्तार इसका देखने की जरूरत नहीं है। ये इसमें टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान को। इस रिजर्व में बाघ के अलावा तेंदुआ, भालू, चीतल, सांभर आदि वन्यजीव पाए जाते हैं। और इस रिजर्व में कुल बाघों की संख्या जो है ना वो 31 है। कितनी है? 31 बाघ यहाँ पे पाए जाते हैं, 31। अब देखेंगे बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहाँ है? अब देखिए इसको यहाँ छोड़ दीजिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो हम आपको बता देंगे, नहीं तो सब में अगर आप याद करते रहे चीतल, सांभर, तो ये मुश्किल होगा आपके लिए। केवल इतना जो इंपॉर्टेंट चीज होगी उसमें हम बता दिया करेंगे। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य देखिएगा तो ये गया में है और ये 1976 में स्थापित किया गया था। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और सर्वाधिक प्रसिद्ध भी है ये। अब देखेंगे भीम बांध, ये बहुत बार पूछा गया है, इसको एकदम रट लीजिए। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये जो है मुंगेर में है, मुंगेर में 1976 में बना था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग वाल्मीकि प्राणी अभ्यारण्य। तो वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य ये पश्चिमी चंपारण में है। जहां भी वाल्मीकि जुड़ा रहेगा पश्चिमी चंपारण ही मार दीजिएगा। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी पश्चिमी चंपारण में है। पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य, पंत वन्य प्राणी अभ्यारण्य नालंदा में है। कहाँ है? नालंदा में। कैमूर अभ्यारण्य कहाँ है? रोहतास में है। कैमूर अभ्यारण्य, कैमूर मत मारिएगा, कैमूर अभ्यारण्य जो है वो रोहतास में है। अब देखेंगे नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। तो नागी बांध जो पक्षी अभ्यारण्य वो जमुई में है, जमुई में। नकटी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी है। तो नागी नकटी दोनों कहाँ है? जमुई में है। कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय, बहुत बार पूछा है। और बिहार का तीसरा जो है बड़ा अभ्यारण्य है ये कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य बेगूसराय में है और बिहार का तीसरा बड़ा अभ्यारण्य है। नेक्स्ट देखेंगे, अच्छा इसमें ये भी देख लीजिए कांवर झील जो है पक्षी अभ्यारण्य, इसमें जो है साइबेरियन पक्षियों का प्रवास स्थान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, साइबेरियन पक्षियों का प्रवास स्थान है कांवर झील पक्षी अभ्यारण्य। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन देख लीजिए। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन ये भागलपुर में है, 1990 में बनाया गया था और भारत में अपनी तरह का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य यही है। अब देखेंगे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य, ये दरभंगा में है। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य क्या है? तो ये दरभंगा में है और बिहार का दूसरा बड़ा अभ्यारण्य है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पक्षी बिहार भी है ये, और यहाँ पे भी साइबेरियाई पक्षी प्रवास करते हैं। अब देखेंगे सलीम अली जुब्बा साहनी, इसमें कुछ दिया नहीं है। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य देखिए तो वैशाली है। बरेला झील पक्षी अभ्यारण्य वैशाली। गोगाबिल पक्षी अभ्यारण्य कटिहार, गोगाबिल कटिहार में। अच्छा इसमें एक चीज ये देख लीजिएगा, ऐसा कुछ है कि ये ऐसा इसका है, मिला लीजिएगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में बक्सर पक्षी विहार जो है ना वो बक्सर जिले में स्थित है। बक्सर पक्षी विहार बक्सर जिले में स्थित है और यहाँ पे लाल सर नामक कश्मीरी पक्षी अक्टूबर से लेकर फरवरी तक प्रवास करते हैं। कटिहार जिले के स्थित गोगाबिल पक्षी विहार में यहाँ पे कैस्पियन सागर और साइबेरियन से प्रवासी पक्षी आते हैं। कहाँ पे? कटिहार में स्थित है गोगाबिल पक्षी विहार।
राज्य में 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस ने इस बार पूछा हुआ था। 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाते हैं। इसकी शुरुआत 2012 में की गई थी। अब देखेंगे, डॉल्फिन का संरक्षण रोकने हेतु इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो सॉरी डॉल्फिन का संरक्षण करने के लिए इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना 1969 में हुई है। यह राज्य का प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा। राज्य का प्रथम प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र संजय गांधी जैविक उद्यान है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना गैंडा प्रजनन में एशिया के सबसे बड़े, विश्व में दूसरे सबसे बड़े केंद्र के रूप में उभरा है। गंगा के, अब देखेंगे, गया में राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार में ऊर्जा एवं ऊर्जा संभावना। बिहार राज्य में ऊर्जा आधारित संरचना के विकास में कई बाधाएं हैं। कोयला, पेट्रोलियम आदि की उपलब्धता पूर्णतः शून्य है। विद्युत एवं नवीकरणीय स्रोतों का विकास पर्याप्त रूप से नहीं हुआ है। बरौनी ताप विद्युत केंद्र देखेंगे तो 7 इकाइयां, परंतु 5 इकाइयां जीवन काल समाप्त हो चुका है। 230 से 250 मेगावाट की 2 इकाइयां चल रही हैं। अब देखेंगे, कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, यहां 110 से 110 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। यहां आप देख लीजिएगा, नवीनगर संयंत्र कहां है, तो औरंगाबाद में। कोसी जल विद्युत केंद्र देख लीजिए, तो कोसी जल विद्युत केंद्र जो है बीरपुर में है। यही इंपॉर्टेंट है, ये बीरपुर में है। चलिए आगे देखते हैं। चौसा, पीरपौती, कजरा में नई विद्युत इकाइयों की स्थापना की जा रही है। बांका में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। पीरपौती, भागलपुर में एनटीपीसी द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना की जा रही है। मार्च 2020 तक राज्य में कुल 6073 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता थी, जो मार्च 2021 में बढ़ गई और 6422 मेगावाट हो गई। अब देख लीजिए, बिहार में विद्युत की अनुमानित चरम मांग में भी काफी सुधार हुआ है। 2020-21 में विद्युत की कुल चरम मांग जो थी वो 5995 मेगावाट हो गई है, जबकि इससे पूर्व यह मांग 3500 मेगावाट थी। तो 5995 मेगावाट अभी वर्तमान में डिमांड है और 3500 मेगावाट पहले थी। ये सब फालतू के फैक्ट है। बिहार में इसको याद करने की जरूरत नहीं, बस एक बार सुन लीजिए। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020-21 में 350 पूछ लेता है, 64वीं या 65वीं में आप देखिएगा उसने इस तरह के आंकड़े पूछे हुए हैं। बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2020-21 में 350 किलोवाट आवर हो गई है। ठीक है, पहले कितनी थी ये जानने की जरूरत नहीं है। 2020-21 में विद्युत की खपत की दृष्टि से बिहार में 4 सीट से जिले देख लें तो इंपॉर्टेंट है ये। सर्वाधिक खपत जो है वो पटना में है, फिर उसके बाद गया में है, फिर मुजफ्फरपुर और फिर रोहतास। सर्वाधिक पटना फिर गया, ये 2 याद रखिएगा। सबसे कम विद्युत खपत वाले जिले देखें तो शिवहर है और अरवल है। शिवहर, अरवल, शेखपुरा, किशनगंज, ये 4 जिले हैं। आपको शिवहर और अरवल याद रखना है, शिवहर और अरवल। राज्य में राज्य सरकार की 2 ताप विद्युत संयंत्र इकाइयां थीं। पहला है बिरौनी ताप विद्युत संयंत्र, दूसरा है कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड। वर्तमान में ये दोनों इकाइयां राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सुपुर्द कर दी गई हैं। बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण बिहार में नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करने वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। बिहार में कुल विद्युत उत्पादन में बिहार के कुल विद्युत उत्पादन में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी जो है वो 86% है और निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी 43% है और राज्य की हिस्सेदारी 1% है। सेट थ्योरी निकालिए फिर। चलिए, 800 मेगावाट की मथौली जल विद्युत परियोजना, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मथौली जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में बन रही है, ध्यान रखिएगा। मथौली जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में बन रही है। चलिए अगला देख लेते हैं। उत्पादन केंद्र देख लीजिए, कहां है ये देख लीजिए। बरौनी ताप विद्युत संयंत्र बरौनी बेगूसराय में है। काटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड, ये काटी मुजफ्फरपुर में है। पूर्वी गंडक
नहर जल विद्युत परियोजना है वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। सोन पश्चिमी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना डेहरी ऑन सोन रोहतास में है। नेक्स्ट है सोन पूर्वी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना, ये वारुण औरंगाबाद में है। अग्नूर जल विद्युत परियोजना अरवल में है। ढेलाबाग जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में है। त्रिवेणी लिंक नहर जल विद्युत परियोजना पश्चिमी चंपारण में है। नासरीगंज जल विद्युत परियोजना रोहतास में है। सबरी जल विद्युत परियोजना रोहतास में है और बेलसार जल विद्युत परियोजना ये अरवल में है। और जयनगर जल विद्युत परियोजना ये रोहतास में है। जयनगर विद्युत परियोजना रोहतास में है। सरखिंड जल विद्युत परियोजना ये भी रोहतास में है। नवी नगर चरण वन संयंत्र ये औरंगाबाद में निर्माणाधीन है। काकवारा अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट ये बांका में निर्माणाधीन है। अब देखेंगे बिहार में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं, देख लीजिए, यहाँ पे पूछेगा नहीं, बस एक बार ऐसी सनसनी निगाह से आप देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं बिहार में आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन। बिहार में सबसे बड़ी आपदा जो है वो बिहार की बाढ़ है और ये प्राकृतिक समस्या है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.3% भाग, मतलब सॉरी 2/3 भाग, कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2/3 भाग जो है वो बाढ़ से प्रभावित है और कुल 28 जिले जो हैं वो बाढ़ से प्रभावित हैं, विशेषकर उत्तरी बिहार के जिले। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार भारत में बाढ़ के सर्वाधिक प्रभावित राज्य जो है वो बिहार है। देश में कुल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का लगभग 16.5% क्षेत्र जो है वो बिहार राज्य में है। नेपाल से निकलने वाली नदियों में बाढ़ का विनाशी प्रभाव होता है। तो नेपाल से निकलने वाली नदियों से बाढ़ का विनाशी प्रभाव होता है। कोसी नदी द्वारा अपने मार्ग में परिवर्तन के कारण प्रतिवर्ष बिहार में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिससे राज्य में व्यापक स्तर पर जान माल की हानि होती है। यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। राज्य में बाढ़ से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र गंगा नदी से संबंधित है, जबकि कोसी नदी का दूसरा स्थान है। तो राज्य में बाढ़ से प्रभावित सबसे बड़ा क्षेत्र जो है वो गंगा नदी से संबंधित है, जबकि कोसी नदी का दूसरा स्थान है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिए। कोसी नदी की दिशा परिवर्तन से सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार आदि जिलों में सबसे अधिक प्रभावित हैं ये जिले। केंद्रीय बिहार के जिले जैसे पटना, नालंदा, भोजपुर, कैमूर आदि भी बाढ़ से प्रभावित हैं। कैमूर भी है। कोसी के अंतर्गत गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, बलान, महानंदा आदि नदियां राज्य के उत्तर क्षेत्र में 21 लाख हेक्टेयर जमीन को जलमग्न कर देती हैं। बिहार के 9 लाख हेक्टेयर भूमि पर जल जमाव की समस्या है। कितने पे? 9 लाख हेक्टेयर पर। गंडक व कोसी कमांड क्षेत्र में यह समस्या ज्यादा है। कहां पे? गंडक व कोसी का जो कमांड क्षेत्र है वहां पे समस्या ज्यादा है। राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग, इसका मुख्यालय कहां है? तो पटना में है। एवं वाल्मीकि नगर फुलवारी शरीफ की स्थापना की गई है। देख लीजिए क्या लिखा है अभी एक बार। चलिए अब अगला देखते हैं सूखा। सेंटेंस वो पूरा नहीं किया गया है, बाकी और कुछ नहीं है। सूखा मानसून की अनिश्चितता के कारण एवं सिंचाई की पर्याप्त असुविधा के अभाव के कारण सूखा एवं समस्या बनी हुई है। जहां उत्तरी बिहार में बाढ़ बहुत आता है, वहीं दक्षिणी बिहार में सूखा सर्वाधिक है। बिहार में गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पठारी भाग सूखे की समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। बिहार राज्य का लगभग 20% क्षेत्र जो है वो सूखे से प्रभावित है। बिहार में सूखे की समस्या मुख्यतः जहानाबाद, गया, औरंगाबाद, नवादा, भागलपुर, नालंदा, रोहतास आदि जिले में विद्यमान है। सूखे को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1973 में डीपीएपी सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम चलाया गया था। भूकंप देखें तो बिहार में हर तरह की आपदाएं हैं। भूकंप हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में होने के कारण बिहार का उत्तरी भाग भूकंप संभावित क्षेत्र में आता है। बिहार में भूकंप क्षेत्र में सम्मिलित जिले देख लेते हैं तो इसमें जो है जोन 5 तक आते हैं। जोन 5 देख लीजिए जो बहुत ही भयानक होता है। इसमें कौन कौन से जिले हैं? सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ये जो क्षेत्र वाले लोग हैं ना, हमेशा अपने आप को सतर्क रखें। ये भूकंप का जोन 5 बहुत ही खतरनाक होता है। और कमेंट करके बताएं कि इन जिलों में से आप किस जिले के हैं, अगर इस जिले से आप हैं तो। जोन 4 बताइए। जोन 4 में देखते हैं तो चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना
सहित 13 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। जोन 3 बक्सर, भोजपुर, कैमूर, सासाराम, औरंगाबाद, गया आदि जिले जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 3 में से किस जोन के अंतर्गत आ रहे हैं। अब देखते हैं आपदा प्रबंधन। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015 से 2030 तक। मार्च 2015 में सेंडई जापान में तीसरे विश्व आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था और भारत की भी इसमें भागीदारी रही। इस सम्मेलन के बाद रोड मैप जारी किया गया था। रोड मैप जारी करने वाला प्रथम राज्य यही था, बिहार अपना। और बिहार सरकार द्वारा मई 2015 में पटना में आपदा जोखिम मोचन पर बिहार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस फ्रेमवर्क में 10 प्रतिबद्धताओं का निर्धारण किया गया था। 6 नवंबर 2007 को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं तथा इसमें मुख्यमंत्री द्वारा अधिकतम 8 सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। 8। अब बिहार में कृषि देख लेते हैं। बिहार में कृषि लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में संलग्न है और राज्य में लगभग 52.78 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संपन्न होता है। बिहार में कृषि जोतों का औसत आकार देखें तो 0.39 हेक्टेयर है। कितना है? 0.39 हेक्टेयर। राज्य में लघु एवं सीमांत जोत जो है वो 91.2% है। लघु और सीमांत जोत। कमेंट करके बताइए कितने हेक्टेयर भूमि को लघु और सीमांत जोत के अंतर्गत शामिल किया जाता है। बिहार में 2020 से 21 में कुल खाद्यान्न उत्पादन 17.95 लाख टन है। बिहार राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि की हिस्सेदारी जो है ये इंपॉर्टेंट है, 19.2% है। तो जीएसडीपी में कृषि की हिस्सेदारी 19.2% है, 19.2%। अब देखेंगे देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी लगभग 6.6% है। कितना है? 6.6%। राज्य में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने हेतु कृषि रोडमैप 3 जिसका समय जो है 2017 से 2022 तक लगा है। और बिहार में शस्य गहनता जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिहार में शस्य गहनता 144% है। कितना है? शस्य गहनता 144%। 2019-20 में सकल शस्य क्षेत्र देखें तो ये 72.97 लाख हेक्टेयर था, जबकि शुद्ध बुआई क्षेत्र देखें तो ये 50.77 लाख हेक्टेयर था। 2020-21 में बिहार में सकल राजकीय मूल्य संवर्धन जीएसवीए में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान 20% रहा। कितना रहा? 20%। चलिए पशुधन का देख लीजिए। इसमें फसल का योगदान जीडीपी के 48.7%। ये इंपॉर्टेंट, ये सब पूछेगा नहीं, आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिए। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता, बिहार में सर्वाधिक फसल सघनता वाला जो जिला है वो शिवहर है। कौन है? शिवहर। और जबकि सबसे कम फसल सघनता वाला जिला गया है। कौन? गया। गया। तो अब यहां देख लीजिए कि इसमें चावल गेहूं कितना बढ़ा कितना नहीं, तो ये पूछता नहीं है एग्जाम में, कितने % चावल बढ़ गया, उत्पादन कितना गेहूं, ये सब नहीं पूछेगा। आप देखना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देख लीजिए 2020-21 में बिहार में शीर्ष फलों का उत्पादन जो है वो केला सर्वाधिक उगाया गया। केला। अब यहाँ पे हाँ ये देख लीजिए, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फसल देखिए, चावल का उत्पादन सर्वाधिक रोहतास और पश्चिमी चंपारण में होता है। गेहूं का उत्पादन रोहतास में होता है। मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कटिहार में। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन पटना में होता है और दूसरे स्थान पर जहानाबाद है। अब बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र देख लेते हैं। यहां से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार 67वीं का जो पेपर हुआ था उसमें ये पूछा हुआ था कि किस जोन में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो उत्तर पश्चिमी जोन है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार में कृषि जलवायु क्षेत्र। तो बिहार में कुल 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं मुख्य रूप से, जिसमें जो है उत्तर पश्चिमी जोन, यहाँ पे औसत वर्षा जो होती है उत्तर पश्चिम वाले में, इसमें 104 से 145 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ की मृदा बलुई दोमट है। कैसी है? बलुई दोमट। और जिले यहाँ पे कुल 13 हैं, 13 जिले इसमें आते हैं। उत्तर पूर्वी जोन, इसमें जो है 120 से 170 सेंटीमीटर है वर्षा, और इस यहाँ की मिट्टी जो है वो दोमट एवं चिकनी दोमट है।
और इसमें 8 जिले इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं, 8 जिले। अब देखिए दक्षिणी जोन, तो यहाँ पे 99 से 130 सेंटीमीटर वर्षा होती है और यहाँ पे मिट्टी जो है वो दोमट, बलुई दोमट और वचिकनी दोमट पाई जाती है। और इसमें जिलों की संख्या 17 है, 17। तो आप खुद बता सकते हैं कि सर्वाधिक जिले किस जोन में है। चलिए, पशुपालन से संबंधित कुछ खास आंकड़े हैं नहीं, ये इसमें आप देख लीजिए बकरे वकरे कहाँ कैसे, तो एक बार देख लीजिए जरूर, क्योंकि मान लीजिए पूछ ही ले। बिहार में पशुधन की अंतिम गणना 2019 में हुई थी। इसके अनुसार बिहार में पशुओं की कुल संख्या 365.4 लाख है। गाय और बैल यहाँ पे 42.1% है, तो सर्वाधिक गाय और बैल है बिहार में। बकरे और बकरियां 35% और भैंस जो है वो कम है 2.1%। विगत 5 वर्षों में बिहार में दुग्ध उत्पादन में 7.1% की वार्षिक वृद्धि हुई है और बिहार में दूध का कुल उत्पादन 115.01 लाख टन हो गया है। ये सब पूछेगा नहीं, वैसे भी इसको हम लोग इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा देख लीजिए। गाय के दूध उत्पादन वाले 3 शीर्ष जिले देखिए, तो समस्तीपुर और बेगूसराय गाय के दूध के उत्पादन वाले 2 जिले हैं और तीसरा जिला पटना है। तो गाय के दूध का सर्वाधिक उत्पादन समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना में होता है। भैंस के दूध के उत्पादन ये भी देख लीजिए, तो भैंस का दूध सर्वाधिक मधुबनी, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण में होता है। डेयरी उद्योग देख लीजिए, बिहार में पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर जिले डेयरी उद्योग के प्रमुख केंद्र हैं और राज्य में कुल पशुधन में 60% हिस्सेदारी जो है दुधारू पशुओं का है। कुल पशुधन जो है उसमें से 60% दुधारू पशु हैं। और गाय बकरी की सर्वाधिक संख्या अररिया जिले में है। गाय और बकरी जिले की सर्वाधिक संख्या अररिया जिले में है और मधेपुरा में सबसे अधिक भैंसे हैं, सबसे अधिक भैंसे मधेपुरा में। और राज्य में गाय एवं दुग्ध का सर्वाधिक उत्पादन समस्तीपुर में तथा बकरी के दूध का सर्वाधिक उत्पादन अररिया जिले में होता है। अब देख लिए बिहार में, राज्य में बिहार राज्य दुग्ध उत्पादन महासंघ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रभावी भूमिका निभाता है। अब देख लीजिए, राज्य में मधुबनी जिले में मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो मछली का उत्पादन सर्वाधिक मधुबनी में होता है और लगातार ये बढ़ता ही जा रहा है, यही बता रहा है इसमें। अब देखिए, अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में देश भर में बिहार अब चौथे स्थान पर है। किसमें? मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर आंध्र प्रदेश है। 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाते हैं, 21 नवंबर को। अब देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बिहार में उद्योग। बिहार का सबसे पुराना उद्योग जो है ना वो चीनी उद्योग है। चीनी मतलब सुगर, चीनी मतलब वो चाइनीज वाले चीनी नहीं, सुगर उद्योग है। सर्वाधिक विकास की संभावना वाला उद्योग जो है कृषि प्रसंस्करण उद्योग है। तो सर्वाधिक संभावना वाला उद्योग जो है कृषि प्रसंस्करण है। बिहार राज्य में उद्योगों का सर्वाधिक विकास पटना में हुआ है। बिहार औद्योगिक नीति 2016 के तहत विभिन्न प्रकार के उद्योगों के विकास की रूपरेखा तय की गई है। सरकार द्वारा भारत का सबसे बड़ा फूड पार्क मोतीपुर मुजफ्फरपुर में बनाए जाने की घोषणा है। राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 1974 में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कार्यरत हैं। ध्यान रखिएगा, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में कार्यरत हैं। 2004 में उद्योग मित्र संस्थान की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जो है वो, जिसका मुख्य उद्देश्य जो है स्थानीय उद्यमियों को सहायता प्राप्त कराना है। अब देखेंगे चीनी, अगर गलती से कोई एक दो स्लिप हो गया ना टंग, देखिए इतनी स्पीड से पढ़ते हैं, टंग स्लिप होना स्वाभाविक है। हमारी कोई प्रैक्टिस नहीं है, दिन भर जॉब करता हूँ, दिन भर ड्यूटी रहती है, शाम को आता हूँ आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैडम जो है अभी उनकी वॉइस जो है ठीक नहीं है, वो गला पूरी तरीके से ठीक नहीं है। तो अगर कभी एक दो स्लिप टंग कर जाए तो उसके लिए आप इतना बुरा मत माना करिए, जो है समझा करिए हमारी भी स्थिति, दिन भर जॉब करने के बाद फिर समझ सकते हैं आप। चीनी, चीनी देखेंगे तो सारण, पटना, गया, सारण, पटना और गया में। प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1841 में डैशो द्वारा की गई थी। प्रथम सफल चीनी मिल जो है 1903 में मढ़ौरा, सारण में हुई थी और बिहार राज्य चीनी निगम की जो है स्थापना जो है 1974 में की गई थी। बिहार में कुल चीनी मिलों की संख्या जो है 29 है और वर्तमान में कुल 10 चीनी मिल चालू है। चाय उत्पादन सर्वाधिक किशनगंज में होता है। रेशम उत्पादन भागलपुर और बेगूसराय में होता है। राज्य में मलबरी, तसर एवं ईरी किस्म की रेशम का उत्पादन होता है। नाथनगर, भागलपुर में 1922 में बिहार रेशम एवं वस्त्र संस्थान की स्थापना की गई थी। ईरी रेशम का उत्पादन राज्य में केवल बेगूसराय में होता है। ईरी बेगूसराय। या जूट, जूट जो है वो पूर्णिया और कटिहार,
पूर्णिया और कटिहार में है। पूर्णिया के मरांगा में जूट पार्क की स्थापना की गई है। सूती वस्त्र भागलपुर गया में, ये 1970 में बिहार राज्य वस्त्र निगम की स्थापना की गई थी। तो सूती वस्त्र कहाँ है? भागलपुर गया। सूती वस्त्र पहन के भाग गया। सीमेंट रोहतास। और यहाँ पे जिले में बजरी, ये इंपॉर्टेंट नहीं, इसको छोड़ दीजिए, चलिए देख ही लीजिए। जिले के बजरी एवं डालमिया नगर में सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। कैमूर पहाड़ी क्षेत्र में चूना पत्थर की पर्याप्त उपलब्धता है, जिसका प्रयोग सीमेंट उत्पादन में किया जाता है। और इस बार यह प्रश्न 67वीं में पूछा गया था, सीमेंट में किस चीज का उपयोग किया जाता है। तेल शोधन बरौनी, तेल शोधन कारखाना बरौनी में है। 1964 में तेल शोधन कारखाना की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? सोवियत संघ व रोमानिया के सहयोग से। रेल कारखाना मोकामा मुंगेर सारण जिले में है। मोकामा में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की इकाई स्थापित की गई है। मुंगेर जमालपुर में रेलवे वर्कशॉप स्थापित की गई है। सारण में डीजल इंजन कारखाना एवं सारण में रेल पहिया की कारखाना स्थापित किया गया है। मधेपुरा में विद्युत रेल इंजन कारखाना स्थापित किया जा रहा है। और करेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, 15 नवंबर 2000 में झारखंड के गठन के बाद बिहार में खनिज संसाधन का अधिकांश हिस्सा झारखंड राज्य में चला गया। पुनर्गठित बिहार में खनिज की उपलब्धता मुख्यतः पूर्व व दक्षिणी पूर्व में क्षेत्र आर्कियन क्रम चट्टानी संरचना में और तथा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र विंध्यन क्रम की चट्टानी संरचना में पाए जाते हैं। बिहार के प्रमुख खनिज देख लेते हैं और किस जो है उसमें उनकी विशेषता क्या है, अन्य तथ्य भी देख लेंगे। जैसे मैग्नीज है, तो मैग्नीज जो है वो गया, मुंगेर और पटना जिले में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेगा 100% गारंटी। मैग्नीज जो है गया, मुंगेर, पटना, ये धारवाड़ क्रम की औसादी चट्टानों में पाया जाता है। अभ्रक जमुई व नवादा में पाया जाता है। और नवादा जिले के पूर्व में झारखंड तक 3400 वर्ग किलोमीटर में अभ्रक पेटी का विस्तार है। और देश में कुल खनिज भंडार का 95% बिहार में है। ध्यान रखिएगा, अभ्रक का पाइराइट की बात हो रही है, सॉरी ये पाइराइट की बात हो रही है। तो पाइराइट अमझोर रोहतास में पाया जाता है। कहां पे? रोहतास के अमझोर में। तो रोहतास में पाइराइट है और ये जो है 95% बिहार में पाया जाता है। देश के कुल खनिज उत्पादन में 95% बिहार में है इसका, पाइराइट का। चीनी मिट्टी कहां पाया जाएगा? तो चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली, बांका, मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली, बांका, मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर, वैशाली, बांका, मुंगेर। फायर क्ले देखिए, फायर क्ले मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। फायर क्ले मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया। चूना पत्थर कैमूर, रोहतास, मुंगेर। चूना पत्थर कैमूर, रोहतास, मुंगेर। एस्बेस्टस देखिए, एस्बेस्टस मुंगेर में। और ये देखिए जो चूना पत्थर था वो विंध्यन क्रम की चट्टान कैमूर व रोहतास के पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। सोरा देखिए मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, दरभंगा और गया में पाया जाता है। एक बार रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पूरा जो है मैप है उसको सामने खोल के तब इसको ये पढ़िएगा तो एकदम बैठ जाएगा दिमाग में। और सोरे का उपयोग क्या है? तो सोरे का उपयोग करते हैं उर्वरक व दिया सलाई तथा बारूद बनाने में। अब फेल्सपर देखें तो फेल्सपर जो है वो गया, जमुई और मुंगेर, फेल्सपर जो है गया, जमुई, मुंगेर में पाया जाता है। मोनाजाइट देखें तो मोनाजाइट जो है गया और मुंगेर में पाया जाता है। और बेरिलियम देखें तो बेरिलियम गया में पाया जाता है, बेरिलियम गया में पाया जाता है। यूरेनियम नवादा और गया में पाया जाएगा, यूरेनियम नवादा और गया में पाया जाएगा। सोना देखें तो जमुई और पश्चिमी चंपारण में पाया जाएगा। जमुई के करमटिया में उपलब्ध पश्चिमी चंपारण में प्लेसर स्वर्ण मिलने की पुष्टि हुई है। तो जमुई के करमटिया में और पश्चिमी चंपारण के प्लेसर स्वर्ण मिलने की पुष्टि हुई है। अब देखेंगे, अब लौह अयस्क देखिए तो गया, भागलपुर, जमुई में लौह अयस्क है। गया, भागलपुर, जमुई में लौह अयस्क है। डोलोमाइट देखें तो ये रोहतास में पाया जाता है। क्वार्ट्ज देखें तो मुंगेर और जमुई में है। क्वार्टजाइट जो है मुंगेर और जमुई में है। बॉक्साइट देखें तो मुंगेर में है। बॉक्साइट कहाँ पे है? मुंगेर में। बॉक्साइट मुंगेर में। और स्लेट देखें तो मुंगेर में है। स्लेट मुंगेर में है। बालू पत्थर देखिए रोहतास में। तो बॉक्साइट मुंगेर, स्लेट मुंगेर, बालू पत्थर रोहतास, गलेना बांका, ग्रेनाइट भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा। और शीशा देखें तो पटना, दरभंगा, भागलपुर। शीशा देखें तो पटना, दरभंगा, भागलपुर। प्लाईवुड देखिए हाजीपुर। कागज देखिए तो रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा और पटना। कागज रोहतास, समस्तीपुर, दरभंगा और पटना। बिहार में परिवहन संरचना देख लीजिए। बिहार में परिवहन के 4 साधन हैं।
सड़क परिवहन, रेल, वायु और जल। बिहार राज्य में राजगीर में रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। किसका? रोपवे का। और यह राज्य का एकमात्र रोपवे है राज्य का। और 2020-21 में बिहार में परिवहन और दूरसंचार क्षेत्रों में का राज्य के सकल घरेलू संवर्धन में लगभग मतलब जीएसवीए में लगभग 11% योगदान है, जबकि एक दशक पूर्व यह कम था। ठीक है, क्या था याद करने की जरूरत नहीं है। अभी कितना है? 11%, ये याद रखिए। पिछले एक दशक के दौरान परिवहन, भंडारण और संचार क्षेत्र में 14.4% की बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 14.4% की बढ़ोतरी बिहार में हुई है। इसके पश्चात उत्तर प्रदेश का स्थान है। कितना है वहां पे? तो उसकी जरूरत नहीं है। अब ये सब तो फालतू की चीजें हैं। 31 मार्च पक्की सड़क बनी थी, तो इसमें और भी कुछ खास है नहीं, उसको पूरा ही हो गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं जो एग्जाम में, हाँ ये देखिए, ये यहाँ से बन सकते हैं। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH27EW है। बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH27EW है। अब बिहार राज्य से गुजरने वाला दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH31 है, NH31। और तीसरा सबसे लंबा जो है NH57 है। बिहार में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, ये भी इंपॉर्टेंट है, NH727A, जिसकी लंबाई केवल 4.5 किलोमीटर है। दिल्ली से कोलकाता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग 2 राज्य के मोहनिया, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद और डोभी में होकर गुजरता है। बस, और तो कुछ था नहीं कुछ। हाँ, देश में महानगरों को जोड़ने वाली स्वर्णिम चतुर्भुज योजना बिहार राज्य के मोहनिया, औरंगाबाद और डोभी से होकर गुजरता है। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर बिहार राज्य के गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, फारबिंग और अररिया अररिया और पूर्णिया से होकर गुजरता है। राज्य में पटना के कच्ची दरगाह और वैशाली के विद्युपुर के में पुलों का निर्माण किया जा रहा है, जिसका वित्तीयन एशियन विकास बैंक एडीबी कर रही है। अब रेलवे में देख लीजिए, 1860 क्या है? बिहार में एकमात्र रेलवे जोन पूर्वी मध्य रेलवे जोन है। बिहार का एकमात्र रेलवे जोन जो है वो पूर्वी मध्य रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय हाजीपुर में। कहाँ पे? हाजीपुर में है। अब बिहार में कुल 4 रेल मंडल स्थित हैं। 4 रेल मंडल कौन कौन से? सोनपुर प्रमंडल, दानापुर प्रमंडल, समस्ती रेल प्रमंडल। ये सब कोई पूछता नहीं है, आप देखना चाहते हैं तो ऐसे देख सकते हैं। हालांकि ये कभी नहीं पूछता है, पूरे इतिहास में कभी नहीं पूछा है। तो चलिए यहाँ पे और कुछ देख लेते हैं, कुछ है तो। पटना मेट्रो रेल, हाँ ये याद रखिएगा, पटना मेट्रो रेल जो है वो 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो रेल का शिलान्यास किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 17 फरवरी 2019 को पटना मेट्रो रेल का शिलान्यास किया गया था। और इस परियोजना के तहत 31.39 किलोमीटर के 2 गलियारों का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है। और वायु परिवहन 1960 में शुरुआत हुई थी, ये सब पूछेगा नहीं। हाँ, ये बस अड्डे देख लीजिए अगर आप देखना चाहें तो। अंतर्राष्ट्रीय जो है बस अड्डा जो है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये पटना में है। बाकी सब घरेलू है। अच्छा, एक और है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पटना में है, दूसरा है गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गया में है, ये भी जो है अंतर्राष्ट्रीय। बाकी सब घरेलू है। जलमार्ग में भी स्थिति है। चलिए, इसी के साथ आपका खत्म हो गया। बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी में कुछ खास है नहीं, देख लीजिए, आप खुद ही देख रहे हैं सामने। कहीं से कुछ भी नहीं है जहां से प्रश्न बन सके। ये आपका कंप्लीट होता है। डाकघरों की संख्या कितनी है बिहार में? देख लीजिए, 9084 डाकघर हैं। आकाशवाणी की स्थापना 1948 में हुई थी। ये सब कभी नहीं पूछता, न कभी पूछेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पूछ ले, कभी ऐसा पूछता नहीं है लेकिन बाई चांस हो सकता है पूछ ले। बिहार में प्रथम दूरदर्शन केंद्र की स्थापना 1978 में मुजफ्फरपुर में हुई थी। और बिहार राज्य में कुल 9084 डाकघर हैं, जिसमें से 95% ग्राम में और 5% शहर में। बस इतने ही, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा जो है पूरा खत्म होता है बिहार स्पेशल सीएमई से। और चलिए मिलते हैं फिर जल्द ही किसी। अच्छा, सीएमई का बिहार स्पेशल का करंट अफेयर अगर आपको चाहिए होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको मिल जाएगा वो भी।